हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गुडविल। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे आईसी और सीबीएसई में एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, कोई भी चैप्टर अनइम्पोर्टेंट नहीं है। एवरी चैप्टर के ऊपर मार्क्स अलॉटेड है, तो बहुत ही डिटेल में ये चैप्टर हम लोग करेंगे। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। टारगेट इज टू हिट सेंचुरी, दैट इज 100 आउट ऑफ 100। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डीप नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा। नॉलेज जितना डीप होगा मार्क्स उतना हाई होगा। तो चलिए मूव करते हैं टू दिस ब्यूटीफुल चैप्टर गुडविल। इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं? एक तो हम लोग पहले मीनिंग करेंगे, व्हाट इज एग्जैक्टली गुडविल। नेक्स्ट हम लोग किस में जाएंगे? नेचर। नेचर मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। एंड देन वी विल मूव इनटू टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितना तरीका का होता है। एंड फाइनली जो मेन एरिया है दैट इज व्हाट? मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। आप वीडियो देखते रहिए। वेलकम टू माय चैनल नेताजी गुप्ता अकाउंट्स क्लासेस। पहले जो हम लोग समझने वाले हैं दैट इज मीनिंग ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल होता क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली गुडविल? व्हाट इज एग्जैक्टली गुडविल? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। मतलब उस बिजनेस हाउस का, उस बिजनेस एंटरप्राइज का मार्केट में एक रेपुटेशन है, नाम है, धाक है, साख है। तो उसका मार्केट में एक अलग पहचान है, दैट इज रेपुटेशन व्हिच puts the firm into an advantageous position। और ये रेपुटेशन के चलते उस बिजनेस हाउस को कई एडवांटेज हमको मिलता है। क्या एडवांटेज है? गुडविल इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब कस्टमर्स को अपने तरफ वो अट्रैक्ट करता है क्योंकि उस बिजनेस का रेपुटेशन। तो कस्टमर्स बार बार जाएंगे उस बिजनेस हाउस में, वहां से वो लोग माल खरीदेंगे, तो इससे बिजनेस हाउसेस का सेल ज्यादा होगा। और सेल ज्यादा अगर होगा तो दैट बिजनेस इज गोइंग टू अर्न हायर प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म which puts the firm into an advantageous position। अब हम उसका नेचर समझेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। मतलब ये एसेट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट कैन नॉट बी सीन एंड इट कैन नॉट बी टच्ड। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल इंटेंजिबल तो है लेकिन वो रियल एसेट है। रियल एसेट का मतलब वो फिक्टिशियस नहीं है, उसका एक मार्केट वैल्यू है, उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है। अब इसको हम लोग समझेंगे। एक एग्जांपल लेंगे। सपोज ब्रिटानिया कंपनी इज पुट ऑन सेल। नाम तो आप सुने हो, इट्स अ बिस्किट कंपनी, इट्स पुट ऑन सेल। वो अपना बिजनेस बेच रहा है एंड आई एम द प्रोस्पेक्टिव बायर। भाई सोचने में क्या आता जाता है? तो आई एम द प्रोस्पेक्टिव बायर मतलब हम उसको खरीद रहे हैं। तो उसका जगह, जमीन, मशीन सब खरीद लिए। खरीद के क्या करेंगे? भाई बिस्किट कंपनी है, बिस्किट ही प्रोड्यूस करेंगे। तो बिस्किट प्रोड्यूस करके मार्केट में हम छोड़ रहे हैं। जब बिस्किट मार्केट में छोड़ेंगे तो उसका पैकेट में ब्रिटानिया का नाम हम यूज करने चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ऑब्वियस है, इट हैज अ मैसिव रेपुटेशन। घर घर जानता है ब्रिटानिया कंपनी का नाम, तो वो नाम तो हम यूज करने चाहेंगे। तो ये ब्रिटानिया का नाम लगा के मार्केट में छोड़ दिए। नेक्स्ट दिन ब्रिटानिया कंपनी का एक्स ओनर हमारे घर आया, बोला गुप्ता जी हम आपको जगह, जमीन सब बेचे हैं, मशीन सब बेचे हैं, लेकिन अपना नाम, अपना रेपुटेशन ब्रिटानिया ये आपको नहीं बेचे हैं। आप उसको फ्री में यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप यूज करने मांग रहे हो तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और हम नाम यूज करने मांगेंगे तो हमको ये नाम यूज करने के लिए ब्रिटानिया कंपनी से ये नाम, रेपुटेशन, गुडविल हमको खरीदना पड़ेगा। तो इट हैज इकोनॉमिक वैल्यू, इट हैज अ मार्केट वैल्यू। एंड गुडविल इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब ये कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है। रेपुटेशन है तो कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है। कस्टमर्स बार बार उसके पास जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? इट हेल्प्स
द बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट। ये कस्टमर्स बार बार जा रहा है तो खरीद रहे हैं माल, तो इससे बिजनेस का सेल ज्यादा हो रहा है और सेल ज्यादा होने से उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो इट हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट। तो ये सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल है। और भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोग उसको बुक से देख लो, हम मेन पॉइंट में हम टच किए हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का क्लासिफिकेशन। गुडविल दो तरह का होता है, एक है परचेज गुडविल और दूसरा है नॉन परचेज गुडविल। आई रिपीट, एक है परचेज गुडविल और एक है नॉन परचेज गुडविल। क्या है ये परचेज गुडविल? क्या है ये गुडविल? हम लोग खुद से जनरेट नहीं किए हैं, ये गुडविल हम लोग खरीदे हैं। मतलब एक बिजनेस हाउस को हम लोग परचेस किए, एक बिजनेस को परचेस किए हैं, उसका एसेट लायबिलिटी सब खरीदे हैं, साथ में उसका रेपुटेशन या गुडविल भी हम लोग खरीदे हैं। मतलब फ्री में हमको नहीं मिला है, ये गुडविल के लिए हमको पेमेंट करना पड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेस गुडविल। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ब्रिटानिया कंपनी को जो खरीदे थे, तो उसका रेपुटेशन, उसका नेम, उसका गुडविल हमको फ्री में नहीं मिला था, उसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ा था। सो acquired by the firm for a consideration. What do you mean by consideration? कंसिडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब ये गुडविल तो खरीदे हैं, लेकिन इन रिटर्न हमको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ा था, कैश या अदर एसेट। So acquired by the firm for a consideration, that is payment is made for acquiring such goodwill. Next, recognized in the books as an asset. गुडविल को कंट्रोल करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो इंटेंजिबल एसेट के लेके डील करता है। और वो क्या बोल रहा है कि आप परचेज गुडविल बुक्स में दिखा सकते हो फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। सो ये गुडविल हम लोग बुक्स में दिखा सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा वाला क्या है? नॉन परचेज गुडविल। मतलब ये गुडविल हम लोग खरीदे नहीं है, ये गुडविल हम लोग इंटरनली जनरेट किए हैं ड्यू टू गुड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये गुडविल हम लोग जनरेट किए हैं ड्यू टू गुड बिजनेस पॉलिसीज। सो नॉन परचेज गुडविल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी बोलते हैं, इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नो कंसिडरेशन इज पेड फॉर सच गुडविल। ये गुडविल के लिए हम लोग कोई पेमेंट नहीं किए हैं, ये गुडविल खुद ही हम लोग जनरेट किए, इसके लिए कोई पेमेंट हमको नहीं करना पड़ा है। मतलब नो कंसिडरेशन इज मेड फॉर सच गुडविल। कंसिडरेशन मतलब पेमेंट, तो ये गुडविल के लिए हम लोग कोई भी पेमेंट नहीं किए, इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स एज एन एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग का प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये गुडविल बुक्स में हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? वंस अगेन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इंटेंजिबल एसेट को लेके डील करता है, वो क्या बोल रहा है कि आप केवल परचेज गुडविल बुक्स में दिखा सकते हो, नॉन परचेज गुडविल, इनहेरेंट गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप बुक्स में नहीं दिखा सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग आएंगे नीड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को इवैल्यूएशन करना कब कब जरूरत पड़ता है। नंबर 1, when there is change in PSR among partner, जब पार्टनर्स लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है तो गुडविल को इवैल्यूएट करना पड़ता है। चेंज मतलब किसी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या किसी का प्रॉफिट घट रहा है, तो उस सिचुएशन में हमको गुडविल को इवैल्यूएट करना पड़ता है। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक एग्जिस्टिंग फर्म में एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है, उस समय भी हमको गुडविल को इवैल्यूएशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है या किसी पार्टनर का डेथ हो रहा है तो गुडविल को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अदर सिचुएशंस क्या है? अमलगमेशन ऑफ 2 or more फर्म्स। जब एक से ज़्यादा बिजनेस हाउसेस या पार्टनरशिप फर्म अमलगमेट करते हैं, मतलब मर्ज करते हैं एंड बिकम्स अ सिंगल यूनिट,
उस समय भी हमको गुडविल को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एंड लास्टली, सेल ऑफ अ फर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। जब कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस हाउस, एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस या पार्टनरशिप फर्म जब सेल होता है तो गुडविल को इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो ये सब सिचुएशंस में हमको गुडविल को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और उसका अगर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और फाइनली हम लोग मूव करेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को किस किस मेथड से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। नंबर 1 मेथड दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का 2 सब मेथड्स है, एक है सिंपल एवरेज मेथड और एक वेटेड एवरेज मेथड। आई रिपीट, मेथड तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है जिसका 2 सब मेथड्स है, दैट इज सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। नेक्स्ट क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड, अनदर पॉपुलर मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड देन फाइनली कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को निकालते हैं उसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, इसीलिए इस मेथड का भी 2 सब मेथड्स है, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे करके एग्जैक्टली इवैल्यूएट करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। अब हम लोग आ रहे मेन एरिया में, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। जब आप गुडविल इवैल्यूएट करोगे तो प्रॉब्लम में जो की इंफॉर्मेशन या की इनपुट आप लोग को दिया जाएगा वो क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएटिंग गुडविल, मतलब वो प्रॉफिट को बेस बना के हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट अगर है तो वो बिजनेस अच्छा तगड़ा प्रॉफिट करेगा, और अच्छा प्रॉफिट करेगा तो उसका गुडविल भी ज्यादा होगा। तो इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट। लेकिन वो जो प्रॉफिट आपको दिया जाएगा उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हमको करना पड़ेगा, और वो एडजस्टेड प्रॉफिट को बेस बना के हम लोग गुडविल को इवैल्यूएट करते हैं। आई रिपीट, जो प्रॉफिट आप लोग को दिया जाएगा उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग करेंगे, और वो एडजस्टेड प्रॉफिट को बेस बना के हम लोग गुडविल को इवैल्यूएट करेंगे। इसको थोड़ा और भी डिटेल में हम लोग समझेंगे। जो प्रॉफिट आप लोग को दिया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं बुक प्रॉफिट। सो जो प्रॉफिट है वो बुक प्रॉफिट है, दैट इज प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो कैसे निकला है? अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों बना के नेट प्रॉफिट निकाला है, और अगर कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के वो ये प्रॉफिट निकाला है। तो ये प्रॉफिट इज प्रॉफिट एज पर बुक्स। ये बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है? आप लोग की हो क्लास 11 में ट्रेडिंग एंड पीएल, हम लोग सारे साल का जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, सारे साल का ट्रांजैक्शन को ले दे के प्रॉफिट निकाला जाता है। मतलब ये प्रॉफिट में प्रॉफिट फ्रॉम normal business transactions as well as profit and loss from unusual business transactions, सब उस प्रॉफिट में रिफ्लेक्टेड है, उस प्रॉफिट में है। थोड़ा सा समझेंगे कि नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब वो डे टू डे ट्रांजैक्शन का पार्ट है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। जैसे बिजनेस गुड्स खरीदा तो ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। सेल किया, ये भी तुम्हारा नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शन है। सैलरी पे कर रहा है, वेजेस पे कर रहा है वर्कर, वो भी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है। लेकिन कुछ अनयूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी होता है जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। जैसे कोई फिक्स एसेट पुराना हो गया, मशीनरी बिल्डिंग पुराना हो गया, इसको हम लोग सेल किए, और सेल के टाइम में बिजनेस का कुछ लॉस हुआ तो ये लॉस को देके ही हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना। तो ये जो नेट प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट जो दिया गया है उसमें प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है एंड प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम अनयूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है। और आप लोग जब गुडविल निकालोगे तो केवल प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को आधार बना के हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, while evaluating goodwill
we take into consideration only the normal business profits, that is trading profit. मतलब वो गिवन बुक प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, अगर कोई अनयूजुअलिटी है, तो उस एबनॉर्मलिटी को, उस अनयूजुअलिटी को प्रॉफिट में से एलिमिनेट करेंगे टू अराइव एट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। जैसे कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसके चलते प्रॉफिट क्या हुआ, घट गया है, तो उसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ऐड करो भाई, प्रॉफिट घट गया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर कोई एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसके चलते प्रॉफिट क्या है, बढ़ा हुआ है, तो उस बढ़ा हुआ प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे टू अराइव एट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। तो ये की स्ट्रैटेजी हम लोग अडॉप्ट करेंगे टू अराइव एट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, और इसको हम लोग और भी डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो चलते हैं और समझते हैं कि गिवन प्रॉफिट या बुक प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं टू अराइव एट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। पहला, नंबर 1, एबनॉर्मल लॉसेस। ये लॉस के लिए प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, घट गया है, बुक प्रॉफिट इज लोअर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू अराइव एट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। एबनॉर्मल लॉसेस मतलब गुड लॉस वी फायर, भाई इस लॉस के लिए प्रॉफिट मेरा क्या है, घट गया है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे और एडजस्ट करके हम लोग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स में हम लोग अराइव करेंगे। नेक्स्ट वन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। कोई फिक्स एसेट सेल कर रहा है, ये नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शन नहीं है, ये नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है, और सेल करके मेरा बिजनेस का लॉस हुआ है जिसके चलते प्रॉफिट मेरा घट गया है, तो उसको ऐड करेंगे to arrive at the normal business profits. Next one, non-recurrent expense. Non-recurrent expense का मतलब ये expense हम लोग कर चुके हैं, incurred कर चुके हैं ये expense, जिसके चलते profit घटा हुआ है, लेकिन आगे चल के इस तरह का expense नहीं होने वाला है। तो आगे चल के अगर इस तरह का expense नहीं होने वाला है तो profit business का बढ़ेगा, तो इसको हम लोग add करेंगे। Overvaluation of opening stock एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये एक्चुअली जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अभी नहीं। एंड देन द फाइनल वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब परचेज ऑफ फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट, लंबा बेनिफिट देता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बुक्स में उसको एज एन एसेट ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन उसको हम लोग ट्रीट किए एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब एज एन एक्सपेंस उसको ले लिए हैं। और एज एन एक्सपेंस अगर लिए होंगे तो वो पीएल में गया है, ट्रेडिंग में गया है, तो उसके चलते प्रॉफिट मेरा घट गया है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये सब आइटम्स ऐड होता है। अब डिडक्शन वाला, डिडक्शन में नंबर 1, एबनॉर्मल गेन्स या नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। एबनॉर्मल गेन अगर बिजनेस का हुआ है, उसके चलते प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया है, उसको देके बुक प्रॉफिट निकला है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। कोई भी एबनॉर्मल गेन हुआ या नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ, जैसे फिर से हम लोग कोई नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट सेल किए, बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट के चलते बुक प्रॉफिट मेरा हायर है, डिडक्ट करेंगे टू अराइव एट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नेक्स्ट, नॉन रिकरेंट इनकम, मतलब इनकम बिजनेस रिसीव किया है लेकिन आगे चल के ये इनकम नहीं होने वाला है, क्योंकि बिजनेस रिसीव किया है ये इनकम, तो बिजनेस का प्रॉफिट हायर है, लेकिन आगे चल के इस तरह का इनकम नहीं होने वाला है, तो जाहिर है प्रॉफिट बिजनेस का घटेगा आगे चल के, तो इसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। What is trade investment? Trade investments are investment made to promote our own business interest. अपना बिजनेस का इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए हम लोग कोई दूसरा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि कोई सप्लायर कंपनी है, हमको माल सप्लाई करता है, तो उस बिजनेस में हम इन्वेस्ट किए हैं टू सिक्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू आवर बिजनेस। तो ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, मेरा बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इससे मेरा बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा, तो इसको हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं।
और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ऐसे ही कुछ कैश फैश पड़ा हुआ है तो ऐसे रख के तो कोई फायदा नहीं है, तो चलो उसको हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसमें हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह का इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको हम लोग बैंक में रख दिए, इंटरेस्ट मिला, तो ये मेरा बिजनेस का कोर ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। तो इस तरह का इनकम को भी हम लोग माइनस करेंगे। इंटरेस्ट मिला है तो उसके लिए प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट वन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। एज आई सेड, हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे एक्चुअल, तो इसको हम डिटेल में समझाएंगे। एंड देन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इफ इट्स नॉट प्रोवाइडेड, अगर प्रॉब्लम में बोला है कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कवर नहीं किया हुआ है, तो हमको उसको कवर करने के लिए उसको माइनस करना है। एंड फाइनली, अगर पार्टनर्स लोग को रेम्यूनरेशन, सैलरी, अगर प्रॉब्लम में बोला है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इज टू बी प्रोवाइडेड, सैलरी इज टू बी प्रोवाइडेड, तो सैलरी देने से बिजनेस का प्रॉफिट घटेगा, तो उसको भी हम लोग माइनस करेंगे टू अराइव एट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स करके हम लोग क्या निकालें, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जिसको कि हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म है। मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट तो निकाले हैं, लेकिन उस तरह का प्रॉफिट आगे चल के हमको मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट को हम लोग बेस बना के गुडविल को इवैल्यूएट करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाइल इवैल्यूएटिंग गुडविल। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट्स जितना स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, अंडरस्टैंडिंग उतना बेटर होगा, और अब उतना आसानी से आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। सारे मेथड्स का प्रॉब्लम हम लोग अगला वीडियोस में डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, एकदम डीप नॉलेज डेवलप करने वाले हैं। तो मेरे क्लासेस को आप लोग फॉलो करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।